चलिए, जय हिंद दोस्तों, मैं शिवराज सिंह और हम लोग अभी क्लास 10th के लिए एक इम्पोर्टेंट वीडियो बनाने वाले हैं। आप लोग को जैसा पता होगा कि शेड्यूल आप लोग को मिल गया होगा कि हम लोग का क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं। अगर नहीं मिला होगा तो जस्ट कुछ समय के बाद आप लोग को पोस्ट कर दिया जाएगा, देखने के लिए मिल जाएगा। हम लोग तैयारी में दोस्त 2025 बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, बिहार स्पेशल फॉर बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए 450 प्लस मार्क्स ठोकने के लिए आप लोग के बेहतरीन रिजल्ट हो, उसी पर काम करने के लिए हम लोगों ने पूरा सेटअप किया है। और सारा सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज का नोट्स अलग है, ऑब्जेक्टिव अलग है, थ्योरी अलग है। पूरा ऑब्जेक्टिव भी कराया जाएगा, थ्योरी भी आप लोग को बताया जाएगा। बस आप लोग मन लगा करके अब आप पढ़ सकते हैं। पीपीटी पूरा तैयार है। ये केमिस्ट्री का पहला चैप्टर का है दोस्त, ये केमिस्ट्री का आपका पहला चैप्टर का है और अभी हम लोग इसी पर कवर करने वाले हैं। चलिए, हो गया, हम लोग आगे देखते हैं। इसके पहले बारे में देखते हैं। मैं आज कुछ समय के बाद आप लोगों को पोस्ट कर दूंगा, बता दूंगा कि क्या कंप्लीट करने वाले हैं हम लोग, ताकि आप लोग को भी आसानी हो जाए पढ़ाई करने में। एक शेड्यूल जारी कर दूंगा कि बिहार बोर्ड के लिए ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपया कोई चार्ज नहीं, 2025 के लिए जो भी विद्यार्थी जहां कहीं भी पढ़ भी रहे हो, किसी दूसरे कोचिंग में या फिर घर में भी, तो वो हमसे जुड़ करके 2025 में और बेहतरीन अपने रिजल्ट को कैसे बना सकते हैं, वो आराम से घर बैठ करके तैयारी कर सकते हैं। पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। ऑल सब्जेक्ट आपको यहाँ पढ़ाई जाएगी। और भी जो 1-2 को टीचर होंगे उन्हें मैं कुछ दिनों में भी यूट्यूब पर लेकर के आ जाऊँगा। अभी फिलहाल जो कुछ दिनों तक वीडियो देखने को मिलेगा वो मेरा ही मिलेगा। मैथ साइंस स्पेशलिस्ट मैं ही पढ़ाऊँगा और ऐसे मैथ के लिए हम लोग पास एक्स्ट्रा भी टीचर है। जैसा अकॉर्डिंग होगा, ऑफलाइन क्लासेस भी यहाँ पे चलती है अनअकैडमी पटना में, तो उसके हिसाब से आप लोगों को पूरा शेड्यूल एक बार दे दिया जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग अभी ज़्यादा बातचीत नहीं, बाकी एक दिन इंट्रो वाला बातचीत अलग से कर लेंगे जिसमें हम लोग पूरी जानकारी रखेंगे क्लास 10th के लिए। क्या शेड्यूल होगा, क्या टाइमिंग होगा, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। अभी हम लोग हैं दोस्त क्लास 10th का रसायन शास्त्र में कक्षा 10वीं की रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। ठीक है, जैसा कि एक मिनट, चलिए देखिए, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण क्या कहता है दोस्त, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। शुरू से पूरा बेसिक तरीके से नोट्स पीपीटी तैयार है, आप लोग बेसिक तरीके से खाली समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए क्या है, हमारे दैनिक जीवन में प्रत्येक कुछ ना कुछ परिवर्तन होते रहते हैं, जो जेन्युइनी बात है, कुछ ना कुछ परिवर्तन होते रहते हैं। उदाहरण के लिए दूध से दही बनना, दूध का फटना, चावल से भात का बनना। जो चावल आप लोग खाते हैं जो बन जाता है ना, तो उसको भात बोलते हैं। आप लोग चावल मांगते हैं वो बात अलग है, लेकिन हम लोग का बिहारी में पूरा भात ही इसको बोला जाता है। भात का बनना, हमारे शरीर का भोजन का पचना, हम जो खाना खाते हैं ना, जो भी चीज़ों को हम लोग ग्रहण करते हैं, खाते पीते हैं, तो वो क्या होता है, पचना होता है ना। तो जो वो पचता है ना, तो उसमें भी एक क्रिया होती है, एक कोई मटेरियल को, वेस्ट को गला करके उसको बाहर निकालना, ये भी एक परिवर्तन है, जो परिवर्तन हम लोग का हो रहा है। रासायनिक अभिक्रिया, और रासायनिक अभिक्रिया क्या है, पहले चीज को समझो। जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिल करके संयोग करता हो और एक नए पदार्थ यौगिक का निर्माण करता हो, उसे ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया, जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करके भिन्न गुण वाले, मतलब कि डिफरेंट गुण भी उसमें हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि सेमी गुण हो। अब भिन्न गुण कहने मतलब क्या है, जैसे कि अभी ऊपर में क्या था, दूध से दही बनना, तब दही को तो आप दूध नहीं ना मान सकते हैं, वो तो दही है। तो दही का जो गुण है वो दूध से तो अलग है। चलिए देखिए, भिन्न गुण वाले एक या अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है, तब वह प्रक्रिया जो रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। अभिकारक, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ बनाते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। मैं कहूँ सर हम नहीं समझे, अभिकारक मतलब क्या,
तो अभिकारक मतलब जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल में बताता हूँ कि मान लीजिए कि आपको शरबत बनाना हो, शरबत कैसे बनाएंगे हम लोग, तो उसमें ज़रूरत क्या क्या चीज़ का पड़ेगा। पहला तो पानी और चीनी का, पानी और चीनी का पड़ेगा ना। एक मिनट रुक जाइए, मैं आपको और बेहतरीन से समझा देता हूँ। देखिए, पानी और चीनी का पानी और चीनी को ही मिलाएंगे तो हम लोग को क्या बनेगा, शरबत आएगा। तब हम लोग को क्या बोल रहा है कि अभिकारक, अभिकारक क्या है, तो हम आपको बताए थे जब कोई पदार्थ, जब कोई यौगिक एक या एक से अधिक पदार्थों के साथ मिलकर के एक नए यौगिक पदार्थ का निर्माण करता है तभी उसे अभिकारक कहते हैं, या फिर गुण अलग भिन्न वाले गुण, क्योंकि इसका जो भिन्न है ये तो भिन्न अलग होगा ना गुण। कहेगा सर कैसे अलग होगा, तो ये अब इसको पीजिएगा तभी पानी जैसा स्वाद तो आपको देगा नहीं, अब तो ये मीठा वाला स्वाद देगा, सरल वाला गुण आएगा इसमें, या फिर सिर्फ इसको पीजिएगा तो पानी वाला स्वाद नहीं देगा, दोनों का मिश्रण वाला ही स्वाद आएगा। तो उसी केस में ये जो दोनों पोर्शन है आपको, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, अभिकारक। अभिकारक जो भी पदार्थ मिल करके यौगिक कर रहे हैं, किसी अन्य पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं, तो उसमें जो पदार्थ एलिमेंट भाग ले रहे हैं ना, उसी को हम लोग बोलते हैं अभिकारक। क्लियर हुआ इस चीज को। चलिए हल्का सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, हल्का सा आगे बढ़ते हैं। क्या है, प्रतिफल। अब प्रतिफल क्या है, तो इन दोनों के यौगिकों का मिलन से, इन दोनों का रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थों को प्रतिफल कहते हैं। तो इन दोनों का यौगिकों का मिलन से, इन दोनों का यौगिकों का मिलन से जो पदार्थ निकला, जो रिजल्ट आपको निकला, उसी को क्या बोलते हैं, प्रतिफल बोलते हैं, उसी को प्रोडक्ट बोलते हैं। यानी कि जो हम लोग को रिजल्ट प्राप्त हुआ उसी को क्या बोलते हैं, प्रतिफल, यानी कि प्रोडक्ट, जो हम लोग को रिजल्ट प्राप्त हुआ। तो यानी कि इसको अभिकारक और इसको मान लीजिए अगर आपसे पूछ लेता है 2 नंबर में कि प्रतिफल किसे कहते हैं, तो जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने, ऐसा नहीं लिखना है, ये भाषा नहीं समझ में आ रही, अभी भाषा समझिए कि जो रासायनिक अभिक्रिया में, अभिक्रिया मतलब क्या, अभिकारक में जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर के नए पदार्थों का निर्माण करता है उसी को प्रतिफल कहते हैं। अभिकारक जो रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ यौगिक भाग लेते हैं उसी को अभिकारक बोलते हैं। चलिए कंप्लीट हुआ। अब हम लोग आगे की ओर आते हैं। जैसे कि यहां देखो क्या है, H2 दिया हुआ है, इन दोनों को मिलाने पर क्या प्राप्त हुआ, 2HCl मिला, हाइड्रोजन। H2 प्लस Cl2 को मिलाने पर आपको 2HCl मिला। अब इसी को हम लोग अभी आगे देखेंगे, पूरा क्लियर बाय क्लियर समझेंगे। आगे देखिए क्या है, रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण क्या है दोस्त, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन। अब हाइड्रोजन क्लोरीन क्या, जैसे कभी आपका एग्जाम्पल था ना, हाइड्रोजन और क्लोरीन को मिलाने से, हाइड्रोजन और क्लोरीन को जब मिलाया गया, हाइड्रोजन क्लोरीन के मिश्रण को सूर्य के प्रकाश में रखने से हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है, जो 2HCl आया बनता है। इस अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के द्वारा निम्नांकित प्रकार से निरूपित किया जाता है। वही बात यहाँ पे दिया हुआ है, H2 हाइड्रोजन और Cl2 आपका क्लोरीन, दोनों को मिलाया तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। ठीक है, ये चीज समझ में आया। अब देखो यहाँ पर एक चीज और समझो, क्या कहता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, और कौन से रासायनिक अभिक्रिया सर, तो जिसका यौगिक हो रहा है, जिसका
संयोग हो रहा है, जो मिल रहा है, मिलकर जो पदार्थ, तो उसी में रासायनिक समीकरण में, तो उस अभिक्रिया में मिलने की क्रिया को ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। उस काम के प्रोसेस को ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेत एवं सूत्रों की सहायता से। अब संकेत और सूत्र क्या है? तो जैसे मान लीजिए कि आपने शरबत, चीनी पानी का हमने एग्जाम्पल दिया था, तो आपको उसमें बताना पड़ेगा कि चीनी कितना ग्राम लिया गया है, पानी कितना है, तो उसको अलग से, जैसे कि इसमें दिया हुआ कितना हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, तो उसी तरीके से आप किसी चीज को ले रहे हैं ना, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई हम 5 किलो शरबत बनाना है तो उसमें कितना पानी लेंगे और कितना उसमें चीनी लेंगे। तो वही बात है, संकेत सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे देखिए क्या है। संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, इस चीज को देखिए, समझिए। संतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें रासायनिक समीकरण के दोनों तरफ परमाणुओं तत्वों की संख्या समान हो, उसे ही संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। और असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, नहीं पता, हम बता रहे हैं। तो असंतुलित रासायनिक समीकरण यह है कि जिसके तरफ, दोनों तरफ परमाणुओं तत्वों की संख्या बराबर नहीं होती है, उसे ही असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्लियर हुआ? आइए हम लोग यहाँ क्लियर करते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं, कैसा टाइपिंग करता है लोग, प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होती है। ये बात क्लियर हुआ? चलिए आगे देखिए। जैसे कि यहां पे एग्जाम्पल में बताया कि यहां भी हाइड्रोजन अगर 2 है, क्लोरीन अगर 2 है, तो रिजल्ट में भी हाइड्रोजन और क्लोरीन, क्लोराइड आपका 2 ही आया, अलग नहीं आएगा। अगर अलग आ गया, रिजल्ट गलत आ गया, तो वो असंतुलित हो गया, संतुलित नहीं होगा। देखिए कैसे, ये तो उपरयुक्त समीकरण के दोनों हाइड्रोजन क्लोरीन परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या जो दिया हुआ है वो समान है, मतलब बराबर है, अतः यह समीकरण संतुलित है। असंतुलित में देख लो, असंतुलित में क्या कहता है? तो असंतुलित रासायनिक समीकरण वह है, रासायनिक समीकरण वह है जिसमें समीकरण के दोनों तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है। जैसे हम आपको पहले बताए थे कि संतुलित में दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या, तत्वों मतलब एलिमेंट, जो पदार्थ है, पदार्थ ही ना है ये अभिकारक, अभिकारकों की परमाणुओं की संख्या बराबर यानी कि समान होगा, वह संतुलित कहलाएगा। और जो बराबर नहीं हुआ, मतलब कि समान नहीं हुआ, वह असंतुलित कहलाएगा। ये चीज को क्लियर हुआ? चलिए आगे देखिए। अतः यह समीकरण संतुलित है। तो असंतुलित रासायनिक समीकरण, असंतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें समीकरण के दोनों तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होती है। ठीक है, सॉरी, समान नहीं होती है, समान नहीं होती है। उस जैसे क्या है, इसमें हाइड्रोजन इसमें 2 लिया है, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 कर दिया है। अब हाइड्रोजन तो यहाँ 2 लिखा है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर नहीं है, तो ये समान हुआ, परमाणुओं की संख्या इसमें बराबर हुई नहीं ना हुई, तो इसका मतलब क्या हुआ कि असंतुलित है। असंतुलित मतलब गलत है, अरे गलत नहीं बोल सकते हैं, केमिस्ट्री में असंतुलित बोलते हैं। तो इस चीजों को समझो, देखो बारीकी से। आगे देखो क्या है, तो संयोजन आगे दिया हुआ है, संयोजन एवं संश्लेषण अभिक्रिया। संयोजन एवं संश्लेषण अभिक्रिया क्या होता है, इस चीज को एक बार आप लोग देख लीजिए। संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया, संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया वह है जिसमें 2 या अधिक पदार्थ तत्वों या यौगिकों पर परस्पर संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। नए पदार्थ के गुण मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल भिन्न होते हैं, मतलब कि अलग होता है। अब इसमें क्या है, हम आपको क्या बताए थे, ये बात पहले हम संयोजन के बारे में पिछले में हिंट कर दिए थे। क्या चीज, कि जब भी कोई अभिक्रिया
दो अभिक्रिया या दो से अधिक पदार्थ या तत्व या यौगिक परस्पर संयोग करता है। संयोग का मतलब क्या होता है? परस्पर उसमें मिलता है, परस्पर। एक मिनट, हाँ दोस्त देखिए, संयोजन अभिक्रिया, तो जब भी कोई अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ तत्व यौगिक परस्पर संयोग करेगा, संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करेगा, मतलब जो अलग पदार्थ आएगा वो नया पदार्थ आएगा, जो रिजल्ट आएगा, ठीक है। नए पदार्थ के गुण मूल पदार्थ के गुण मूल से बिल्कुल भिन्न होगा, यानी कि जो नया पदार्थ आएगा ना, तो वो दूसरे के कंपेयर में, मतलब कि जो ऐसे समझिए आप, जैसे कि चीनी शरबत का क्या था, शरबत बना तो उसका जो गुण आया, जो उसका लक्षण आया, वो पानी वाला तो नहीं ना आया, वो स्पेशलिस्ट चीनी वाला नहीं आया, दोनों का मिश्रण आया ना। तो यानी कि पहले से इसका जो रिजल्ट आया है तो ये भिन्न आया है, मतलब कि अलग रिजल्ट आया है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए आप लोगों को समझाया गया C+O2 = CO2, यहाँ देखिए 2Mg + O2 2MgO। आगे देखिए वियोजन अभिक्रिया, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, ठीक है। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया क्या है? तो वियोजन या अपघटन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें यौगिक के बड़े अणु, जिसमें यौगिक के बड़े अणु के टूटने से, दो या दो बड़े यौगिक के अणु से टूटने से, एक मिनट क्लियर दिखे आप लोग को, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। तो वियोजन या अपघटन अभिक्रिया वह है अभिक्रिया है जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु के टूटने से दो या दो से अधिक सरल यौगिक बनते हैं जिनके गुण मूल यौगिक के गुण मूल से बिल्कुल भिन्न होते हैं, अलग होते हैं। जैसे यहां देखो CaCO3, मतलब टूट करके ये आपका इसमें अलग बन गया। अलग कैसे बन गया सर? इस चीज को आप यहां पे देखिए, एक मिनट, ये आपस में टूटा, संयोजन में मिलता है, और इसमें क्या हो रहा है कि ये अलग हो रहा है, टूट करके अलग अलग डिफरेंट गुण वाला है, इसमें अलग हो रहा है। अलग किस तरीके से हो रहा है? छोटा ही कहाँ चल जाता है बार बार। देखो अलग कैसे हो रहा है, CaCO3 यहाँ पर है, यहाँ देखो CaO अलग हो गया और CO3 अलग हो गया, दो रिजल्ट इसमें आया, अलग अलग आया, डिफरेंट आया, अलग अलग गुणों वाला आया। तो वियोजन और अपघटन अभिक्रिया में यही है। आगे देखो क्या है, आगे कहता है हम लोग को विस्थापन अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह को किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित किया जाता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। यानी क्या? तो वह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह को किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित किया जाता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे मान लो आगे आइए, द्विविस्थापन अभिक्रिया, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो उसे उसका अपचयन कहलाता है। अपचयन हुआ। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब ये संक्षारित होती है और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। ठीक है, अम्ल क्या है? अम्ल क्या है? चीज को देखो, अम्ल वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन स्वाद में खट्टा होता है। जिसका जलीय विलयन क्या होता है? स्वाद में ये खट्टा होता है। ठीक है, स्वाद में ये खट्टा होता है तथा धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। तथा धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस ये मुक्त करता है। कौन सा? अम्ल। ठीक है, अब आगे देखो, भस्म देखो आगे क्या है? भस्म क्या है? देखिए, भस्म वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन स्वाद में कड़वा होता है तथा अम्ल को उदासीन लवण बनाता है। जलीय विलयन
मतलब कि भस्म में जिसका जो जलीय विलयन होता है वो स्वाद में प्योर खट्टा होता है, तथा खट्टा मतलब कड़वा पूरा प्योर, सॉरी भस्म वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन स्वाद में कड़वा होता है। भस्म क्या है? जिसका जलीय विलयन स्वाद में कड़वा होता है तथा अम्ल को उदासीन कर देता है, उदासीन करके ये लवण बनाता है, उसी को हम लोग क्या भस्म कहते हैं। अर्हेनियम हर्ष द्वारा अम्ल की परिभाषा क्या है? अर्हेनियस द्वारा अम्ल की परिभाषा, अम्ल वह पदार्थ है जिसका जल में घुलकर, अम्ल वह पदार्थ है जिसका जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है, हाइड्रोजन आयन देता है। और हर्षनियस द्वारा भस्म की परिभाषा क्या है? तो भस्म की परिभाषा, भस्म वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देता हो, हाइड्रोक्साइड आयन देता हो। क्षार, क्षार क्या है? क्षार किसे कहते हैं? इसी को देखो यहां पर, क्षार क्या है? क्षार को तो जल में विलय भस्म को क्षार कहते हैं, मतलब जल में जो विलय हो जाए उसी को हम लोग क्षार बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए अम्ल के गुण, अम्ल के गुण सबसे पहले पॉइंट इसमें क्या आ जाएगा? अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। दूसरा क्या है? देखिए प्रबल अम्ल विद्युत के सुचालक होता है, प्रबल अम्ल विद्युत के सुचालक होता है। अम्ल धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। भस्म क्षार से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, अम्ल जो है वो नीला लिटमस पत्र को रेड कर देता है पूरा। ठीक है, आगे देखिए भस्म के गुण, भस्म के गुण, भस्म के गुण में क्या क्या है? क्षार स्वाद में तीखा या कड़वा होता है। क्षार छूने से साबुन जैसा चिकना होता है, साबुन जो आप लोग यूज करते हैं नहाने के लिए, फेस पे लगाने के लिए, वो हल्का सा चिकना होता है ना, उसी तरीके से क्षार छूने से साबुन जो है चिकना होता है। प्रबल क्षार विद्युत का सुचालक होता है, प्रबल क्षार जो है वो क्या है? विद्युत का सुचालक होता है। अम्ल से प्रतिक्रिया करके लवण तथा जल देता है। कौन? क्षार। क्षार लाल लिटमस पत्र को पीला कर देता है, क्षार जो है लाल लिटमस पत्र को पीला कर देता है। पीएच का मान बहुत ही इंपोर्टेंट है, ये बोर्ड एग्जामिनेशन में मैक्सिमम ये पूछ देता है, ये अपना मन का है, कभी उसको मन किया पूछने का तो पूछ देगा। ठीक है, देखिए पीएच मान एक संख्या होती है जो पदार्थों की अम्लीयता और क्षारीयता को प्रदर्शित करती है। यह किसी विलयन के हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का लघुगणक का ऋणात्मक मान होता है पीएच मान। अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। ऑब्जेक्टिव में पूछता है और हर साल ये ऑब्जेक्टिव में पूछ ही लेता है, बस इतना ध्यान रखिए ना। याद रखिएगा कि अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम, क्षारीय विलयन का मान पीएच मान 7 से अधिक और उदासीन पीएच का मान 7 के बराबर होता है। यानी कि हम कह सकते हैं आपको कि आप लोग बेटा इसको एक बार पूरा देख लेना। पीएच मान वाला जो ये है, ये आपको ऑब्जेक्टिव में फिक्स है कि पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, हम आपको बस हिंट कर दिए हैं, इसको आप लोग लिख भी सकते हैं। इसको आप लोग लिख भी सकते हैं, चीज को सही से पूरा बेसिक से लिख सकते हैं। ठीक है, अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम, क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक और उदासीन विलयन का पीएच मान 7 के बराबर होता है। मतलब कि अम्लीय विलयन का सबसे कम जो होता है अम्लीय का होता है, ज्यादा क्षारीय का हुआ और उदासीन का 7 के बराबर आता है। चलो देखो आगे कौन से पेज नंबर में हम लोग, अभी 11 में है ना। 2 पार्ट में इस वीडियो को हम लोग कंप्लीट करेंगे, है ना। 30 पेज के आसपास होगा, 24-25 पेज के आसपास। देख लेते हैं दैनिक जीवन पीएच का महत्व होगा ना, जब का महत्व। देखिए पेट की अम्लीयता, एसिडिटी व गैस की समस्या को दूर करने के लिए क्षारीय
क्षारीय प्रकृति वाले मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग किया जाता है। दूसरा क्या है, अम्लीय वर्षा में जल का पीएच मान 5.6 से अधिक। यहाँ पर आप लोग पीएच मान कर लीजिएगा, यहाँ पर आप लोग क्या कर लीजिएगा, पीएच मान मैं लिख देता हूँ, बट 1 मिनट। ठीक है, चलो देखो, अब देखो आगे। अम्लीय वर्षा में जल का पीएच मान 5.6 से कम होता है। इस जल के फलस्वरूप नदियों का पीएच मान भी कम हो जाता है, जो कि जलीय जीवों पर हानिकारक प्रभाव डालता है। दांत का इनामेल कैल्शियम सल्फेट का बना होता है। दांतों की सफाई नहीं करने पर बैक्टीरिया के सड़ने से अम्लों की उत्पत्ति होती है। बैक्टीरिया के सड़ने से अम्लों की उत्पत्ति होती है, जिनसे मुंह का लार का पीएच 5.5 से कम चला जाता है और इनामेल को नुकसान पहुंचाता है। इसके उपयोग हेतु टूथपेस्ट में क्षारीय पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। आप लोग जो टूथपेस्ट यूज करते हैं ना, तो जैसा होता है कि आप लोग एक दिन ब्रश नहीं किए, चाहे 2 दिन ब्रश नहीं किए, साफ दांतों को सफाई नहीं रखे, तो उसमें जो भी आपका वेस्ट चीज़ है, वेस्ट मटेरियल है, खाना पीना जो भी चीज़ खाए, तो वो धीरे धीरे सड़ने लगता है। तो उसका जो पीएच मान पता है, पीएच मान 5.5 से भी नीचे आ जाता है। तो इसको फिर बराबर किया जाता है किसके द्वारा से, जो आप लोग ब्रश करते हैं उसमें, जो आप लोग कोलगेट करते हैं, तो जो टूथपेस्ट होता है, तो उसमें इसको फिर इक्वल करके बराबर किया जाता है, ताकि उसको साफ करने के बावजूद वो पीएच मान बराबर पे आ जाए। क्षारीय प्रयुक्त किया जाता है। मधुमक्खी के डंक में मेथनोइक अम्ल होता है। इसके डंक से होने वाली जलन को शांत करने के लिए क्षारीय प्रकृति के बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उपजाऊ मिट्टी का पीएच मान भी एक निश्चित परास में होता है। ठीक, अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया के बे परिणाम स्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होता है। लवण तथा जल इसमें प्राप्त होता है। 1 मिनट, ठीक है, आगे देखिए। तथा इसको उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। सामान्यतः उदासीनीकरण अभिक्रिया को इस प्रकार लिख सकते हैं, क्षार प्लस अम्ल इक्वल टू लवण प्लस जल। लवण, अब देखो क्या है, लवण अम्लों तथा भस्मों की अभिक्रिया से लवण तथा जल बनता है। लवण कैसे बनता है, तो अब अम्लों तथा भस्मों की अभिक्रिया से लवण तथा जल, अम्लों तथा भस्मों की अभिक्रिया से लवण तथा जल बनता है। ठीक है, इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा। HCl प्लस NaOH वही हुआ NaCl प्लस H2O। आगे बढ़ो। सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग क्या है, देखिए यहां पर साबुन तथा अपमार्जक बनाने में, मतलब कि साबुन जो चीज बनता है ना, साबुन जिस चीज से बनता है, क्या चीज था यहाँ पर, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग। तो उसमें साबुन को बनाने में भी सोडियम का प्रयोग पर्याप्त मात्रा में किया जाता है। ठीक है, कागज बनाने में भी सोडियम का प्रयोग होता है। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। वनस्पति तेल तथा हाइड्रोजनीकरण कर उन्हें वनस्पति घी में परिणत करने में, मतलब वनस्पति जो तेल जो आता है, तो उसको भी रिफाइन करने में, रिफ्रेश करने में, हाइड्रोजनीकरण कर उन्हें वनस्पति घी में परिणत करने में किया जाता है। हैबर विधि द्वारा अमोनिया बनाने में इसका भी प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, क्या इतना पेज, ठीक है, इसको हम लोग यहीं रखते हैं। बाकी फिर हम लोग इसके बारे में आगे क्लास करेंगे। पार्ट 2 में इसको फिर पूरा हम लोग कंप्लीट करेंगे इस पोर्शन को। ठीक है।
अभी ऑफलाइन बैचेस है, इसलिए आज इस ऑनलाइन क्लासेस को हम लोग आज भी यहीं पर रखते हैं। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए और कुछ ही समय के बाद हम इसका शेड्यूल आप लोग को दे देंगे। क्लास 10th वालों के लिए 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट का रूटीन हम लोग प्रोवाइड कर देंगे कि क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। बाकी आप लोग को पढ़ाई कैसा लगेगा वो आप लोग, अभी स्टार्टिंग है, हम लोग का फेस में नया नया मटेरियल मिल रहा है, कुछ में टाइपिंग गलत रहता है, कुछ में लैंग्वेज अलग रहता है, पीपीटी तैयार करना पड़ रहा है, थोड़ा सा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। एक सप्ताह के आसपास होली के बाद से सारा बैच शेड्यूल हो जाएगा, टाइपिंग वाला वर्क भी बढ़िया हो जाएगा। क्योंकि देखिए टाइपिंग जब हल्का सा मिस्टेक रहेगा ना, टीचर को भी समझ नहीं आएगा फिर क्या चीज़ लिखा हुआ है। तो इसीलिए आगे का बाकी जो पोर्शन होगा वो हम लोग कल कंप्लीट करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।